हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 5th वेक्टर, जो बुक हमने स्टार्ट की हुई है उसका। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर है सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/2b। फाइंड द एंगल विच ए मेक विद बी एंड सी वेयर बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। कि इसने ये बोला है कि आपको एंगल निकालना है, ए का एंगल निकालना है विद बी के साथ भी और सी के साथ भी, जिसमें ये बोला है कि बी और सी जो है ना वो नॉन पैरेलल है, मतलब पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होते तो हम क्या लेते कि बी इज इक्वल टू में लैम्डा सी हो जाता, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते। लेकिन इसने बोल दिया कि ये पैरेलल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए अब हमें एंगल निकालना है। एंगल के लिए हम क्या करते थे, आपको पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो हम कोस थीटा लेते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ऐसे निकालना है कि ए डॉट अगर बी निकालना है, ए डॉट बी, तो हम क्या करते थे, ए का मैग्नीट्यूड और फिर बी का मैग्नीट्यूड लेते थे और कोस थीटा लेते थे। ठीक है, इससे मेरा एंगल निकल जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता होता था, बी का मैग्नीट्यूड भी, और हम उसकी वैल्यू को यहाँ इस तरीके से रख सकते थे। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में 5th में मुझे ये दिया हुआ है कि ए क्रॉस और बी क्रॉस सी, मतलब ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू बराबर है 1/2 और बी वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको ओपन करूंगी। कैसे ओपन करते हैं, पहले इसकी इसके साथ होती है, तो मैं लिखूंगी ए डॉट सी। ठीक है, फिर यहाँ पर बी माइनस में फिर बी के साथ, तो ए डॉट बी और फिर मेरी सी इज इक्वल टू में 1/2 बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है मुझे। ठीक है, तो उसके बाद बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ देखिए, अब बी की यहाँ ए डॉट सी क्लियर है। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ ले आऊं, क्यों? क्योंकि बी इसमें भी बाहर है, बी इसमें भी बाहर है, मैं इसको इसके साथ इकट्ठा लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया कि ए डॉट सी और यहाँ पर है बी और माइनस का 1/2 और ये बी, और माइनस में मेरे पास है ए डॉट और ये बी और ये सी है। मैं बी कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट सी। ठीक है, और माइनस में 1/2 और मैंने बी बाहर ले लिया, माइनस में ए डॉट बी और ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू में 0, कुछ भी नहीं बचा तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला कि बी और सी जो है वो नॉन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर ये नॉन पैरेलल है तो देखो क्या होगा कि बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, ये चीज मुझे गिवन है पैरेलल। देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये नॉन पैरेलल है तो ए डॉट सी जो है ना, ए डॉट सी माइनस में 1/2 वो इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। कि मैंने क्या किया, ये दोनों अगर पैरेलल होते तो ये उधर जाके इक्वल होता और लैम्डा लग जाता, लेकिन ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो ये इस जैसे नहीं होता था, जैसे कि मान लीजिए ये कोफिशिएंट अलग हो गया, ये कोफिशिएंट अलग हो गया, तो मैंने इक्वेट किया, उधर की तरफ मेरा कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया कि ए डॉट सी माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 रख दिया। इसी तरीके से ए डॉट बी जो है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं फॉर्मूला खोलूं, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करूं, कैसे? जैसे देखिए ए डॉट सी है ना, अब मैं इसको वहां 1/2 लेके चली जाऊं, अब इसका मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू में 1/2। सेम यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू में 0 हो गया। कोस थीटा की जगह कोस फाई ले लो क्योंकि दोनों एंगल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ए का मैग्नीट्यूड और बी का सी का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, ए और बी जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही कहा था। देखिए स्टार्टिंग में उसने ये बात बोली थी कि ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1, तो ये हो गया कोस थीटा इज इक्वल टू में 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 60 डिग्री आ गई। अब यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है तो कोस क्या हो गया, फाई हो गया इज इक्वल टू 0। तो कोस
फाई की वैल्यू कितनी आएगी, कब जीरो होता है, जब 90 डिग्री होता है। तो एक जगह पर मेरा 60 आएगा और एक जगह पर 90 आ गया। तो एंगल बिटवीन द ए एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द ए एंड सी इज इक्वल टू में 60 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। आगे क्या दिया हुआ है, शो दैट द वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी आर नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर है, प्लेनर होता, कोप्लेनर होता तो क्या होता, देखिए कोप्लेनर जब भी होता है तो हमारा क्या होता था, हम जब उसमें करते थे कि ए डॉट बी क्रॉस सी वाला करते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो किसके बराबर होता था, 0 के, कि या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता था, कोप्लेनर में 0 के बराबर होता था। इसने बोला कि ये कोप्लेनर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इफ वेक्टर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, कि ए बी सी ये तीनों नॉन कोप्लेनर है, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन कब है, मुझे गिवन है कि ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, कि भाई अगर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए बी और ये जो सी है ना, ये आर नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर। अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो प्रूफ करो कि ये भी नॉन कोप्लेनर होगा, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके बाद देखो हम ये क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मुझे दिया हुआ है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, और मुझे दिया हुआ है सी क्रॉस ए। ये बताना है कि मुझे शो करना है कि ये नो कोन प्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है। गिवन है मुझे कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर है, ये गिवन है। ठीक है, प्रूफ मुझे ये वाला करना है। तो मैं ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको ए क्रॉस बी को ए या कुछ भी मान लू, पी मान लू, इसको क्यू मान लू, इसको आर वेक्टर मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसको पी वेक्टर मान लिया, इसको आर वेक्टर, इसको क्यू वेक्टर। अब इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सोल्व करती हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो क्या आते हैं, क्रॉस ही क्रॉस आते हैं। तो देखो यहाँ क्या लेंगे, जैसे पी क्रॉस क्यू, ठीक है, ये, और क्रॉस में आर, ये लेना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, क्यू क्रॉस आर, पहले मैं इसका सोल्व कर लेती हूँ। तो ये क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर है क्यू क्यू, ठीक है, क्रॉस आर की जगह पर, आर की जगह पर मैंने क्या मानना है, सी क्रॉस ए मानना है, सी क्रॉस ए मानना है। तो देखो यहाँ पर क्रॉस है, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो कैसे करेंगे, देखो क्यू डॉट ए, फिर साथ में सी, माइनस में क्यू, फिर डॉट सी, अब देखिए क्यू की जगह पर मैंने क्या माना था, बी क्रॉस सी था ना, क्यू की जगह पर मेरा क्या था, बी क्रॉस सी। तो मैं क्यू की जगह पर क्या रख दूंगी, बी क्रॉस सी रख दूंगी। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, क्यू की जगह पर लिखा बी क्रॉस सी, फिर डॉट ए है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले देती हूँ, फिर सी बाहर है, फिर माइनस में क्यू की जगह पर फिर बी क्रॉस सी, फिर डॉट सी है, फिर ए है। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये बी और ये सी और ये ए, इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ इसको। और बाहर क्या है, सी है, माइनस में इसको लिख सकती हूँ मैं, बी सी और सी, बाहर क्या है, ए। अब देखो सी और सी कभी भी अगर सेम आ जाए, कोई भी दो वेक्टर अगर सेम आ जाते हैं तो वो हमारा 0 के बराबर हो जाता है। तो ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या मेरे पास, ये बचा। मैं इसको लिख सकती हूँ ए बी सी, तो मैंने लिख दिया ए बी और सी लिख दिया, और फिर यहां पर लगा दिया इसका सी। ठीक है, ये तो आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। अब देखिए मैं लेके क्या गई थी, क्यू आर लेके गई हूं अभी। तो मैं मुझे लेके क्या जाना है, पी क्यू आर। तो मैं पी की मल्टीप्लाई कराऊंगी सिर्फ इससे। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, पी क्यू और ये आर है, इन दोनों की, इन तीनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे, क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो क्या निकलेगी, क्यू और फिर आर। क्लियर है। पी की जगह पर क्या है, ए क्रॉस बी है, डॉट, और क्यू और आर की जगह पर मेरा क्या निकला है, क्यू आर की जगह पर मेरा निकला है
मैंने जो वैल्यू निकाली है वो ये निकली है। तो यहाँ लिख देते हैं A B और ये लिख दिया मैंने C। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपने ये क्यों लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि उसने क्या बोला है कि कोप्लेनर वाली प्रॉपर्टी करानी है। कोप्लेनर के लिए क्या होता है कि एक डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरे क्या होते हैं, जैसे B क्रॉस C होता है। एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका, मतलब P और Q और R का लेंगे। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P Q और R, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए P की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी और Q और R की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। क्लियर है। अब देखो, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊं तो मैं क्या करूंगी, पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करा देती हूँ, इसको बाहर ले लेती हूँ। मैंने ले लिया A B और ये C, ये मैंने यहां ले लिया। ठीक है, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया, A क्रॉस B और ये हो गया डॉट C। तो ये क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो A B और ये C हो गया। इसको भी मैं लिख सकती हूँ A B और C। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करूं तो ये स्केयर में बन गया, तो A B और ये C, इसका क्या हो गया, होल स्केयर हो गया। बात क्लियर हुई है नहीं। तो देखो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर आई है, कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर आई है। इट मीन्स क्या है कि ये जो है कोप्लेनर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इक्वल टू 0 आना चाहिए। जबकि इक्वल टू 0 न आके कुछ ना कुछ वैल्यू अगर मेरे पास आई है तो इट मीन्स ये नॉन कोप्लेनर है। कि भाई मैं क्या कह सकती हूँ कि A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, ये तीनों ही क्या है, नॉन कोप्लेनर है। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो सेकंड केस है उसमें क्या दिया हुआ, उसमें उसने क्या बोला कि आपको A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A आर कोप्लेनर है इफ यदि वेक्टर ABC आर कोप्लेनर। अगर आपको ABC कोप्लेनर दिया हुआ है तो आपको बताना है कि ABC अगर आपको कोप्लेनर गिवन है तो A क्रॉस B और B क्रॉस C और C क्रॉस A भी आपके कोप्लेनर वेक्टर है। अगर आपको A B और C कोप्लेनर गिवन है तो। ठीक है, कैसे करेंगे, अब ये देखिए कि A क्रॉस B जो है उसको मैंने कुछ भी मान सकते हैं हम, कोई जरूरी नहीं है आपको क्या A मानना है, B मानना है, C मानना है, आपकी जो मर्जी आए वो मान लो। ठीक है, तो यहां देखिए A क्रॉस B, कुछ ना कुछ करती है, कोई क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं। देखिए अब हमने जो प्रूफ किया था वो हमने क्या प्रूफ किया था, ये प्रूफ किया था कि ABC इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ पर इसने बोला कि ABC जो है वो हमारा कोप्लेनर है। अगर कोप्लेनर है तो ये किसके बराबर आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। A B और C जो है वो क्या होगा, 0 होगा। अगर ये 0 है तो यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0 हो गया। तो ये किसके बराबर था, ये मेरा बराबर था P Q और R के। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर है। P Q R अगर 0 है तो P की जगह पर मैंने क्या माना था, A क्रॉस B था, और Q की जगह पर क्या था, B क्रॉस C था, और C की जगह पर क्या था, C क्रॉस A था। इट मीन्स ये पूरा भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 7th एग्जाम्पल में क्या करना है। 7th एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि प्रूफ दैट A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A इज इक्वल टू में ABC। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है कि A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इस ABC के स्केयर के बराबर आता है। ठीक है, तो अब यहां से लेकर यहां तक तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब ये वाली चीज मुझे दोबारा से प्रूफ करनी है। इतना मैं प्रूफ कर चुकी हूं, आप दोबारा से अपने आप करके देखना, आपका निकल जाएगा। यहां तक मैंने निकाल के दिखा दिया। अब हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे, देखो ये वाली चीज निकाल के दिखा रही हूं मैं ओनली। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको गिवन है, मान लीजिए A वेक्टर है, A B और ये आपके पास C है। मुझे बताना है इसका स्केयर जो है वो मेरा बराबर है A वेक्टर डॉट A वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट C वेक्टर, फिर उसके बाद B वेक्टर डॉट A वेक्टर, B वेक्टर डॉट B वेक्टर, B वेक्टर डॉट C वेक्टर,
सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ए वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, a1i प्लस a2j प्लस में a3k। बी वेक्टर जो है वो बराबर है b1i प्लस में b2j प्लस में b3k। सी वेक्टर जो है वो बराबर है c1i प्लस c2j प्लस में c3k। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ए बी सी है, तो मैं अगर इसको इकट्ठा लिखूंगी तो ए बी सी वो किसके बराबर हो जाएगा, वो होगा मेरा A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी। अगर स्क्वायर है तो मैं इसको खोल के लिखूंगी तो यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ ए बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी को मैं ये लिख सकती हूँ, क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख दूं ए बी सी की जगह पर मैंने लिख दिया A1 A2 A3, ए B1 B2 B3, C1 C2 C3, सेम एज इट इज। फिर से A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ठीक है, अब देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। A1 की A1 से मल्टीप्लाई तो A1 हो गया। फिर इसकी देखो ऐसे और ऐसे होती है, तो A1 की पहले A1 से हो गई, अब किसकी होगी मेरे पास, A2 की B इससे हो गई। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे A1 की A1 से, A2 की B1 से, A3 C1 से, सेम फिर यहाँ इसकी दोबारा से, फिर इसकी दोबारा से। तो A1 प्लस में कितना हो जाएगा, A2 B1 और A3 C1। ठीक है, ये बच गया। उसके बाद आगे क्या है, मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे, A1 की A1 से की तो A1 का स्क्वायर, फिर A2 की A2 से की तो A2 का स्क्वायर, फिर A3 की A3 से की A3 का स्क्वायर, फिर इस A1 वाले की A1 की A1, उसके बाद A1 की किससे करेंगे हम, B1 से, तो A1 B1 प्लस में A2 B2, उसके बाद A3 B3, फिर हम करेंगे A1 C1 A2 C2 A3 C3। ठीक है, इस तरीके से ये प्लस आ जाएगा। सेम अब देखो डायगोनल पर यही एलिमेंट रहेंगे, ये हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में B3 का स्क्वायर। सेम यहाँ पर क्या रहेगा, C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर प्लस में C3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्या रहेगा, B1 की मल्टीप्लाई B1 A1 प्लस में B2 A2 प्लस में B3 A3। ठीक है, उसके बाद क्या है, B1 C1 प्लस में B2 C2 प्लस में B3 C3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, C1 A1 प्लस में C2 A2 प्लस में C3 A3 प्लस में C1 B1 प्लस में C2 B2 प्लस में C3 और ये हो गया B3। इस तरीके से ये मेरी टर्म्स जो है वो अब आ गई। अब ये टर्म्स आई है तो देखो यहाँ पर क्या है, सेम है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, A B और ये C है, ये स्क्वायर लूंगी तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A डॉट A, मतलब दो बार आ रहा है, स्क्वायर ही बन रहा है, A डॉट A। यहाँ पर क्या है, देखो A B की मल्टीप्लाई है तो मैं इसको लिख दूंगी A B की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ A C की मल्टीप्लाई हो रही है तो A C की लिख दी। उसके बाद यहाँ किसकी हो रही है, B A की, तो मैंने B और A वेक्टर लिख दिया। यहाँ पर B दो बार आ रहा है तो B डॉट B हो गया, यहाँ पर B डॉट C हो गया क्योंकि यहाँ B और C आ रहा है, यहाँ C और फिर डॉट A वेक्टर हो गया, यहाँ क्या हो गया, C और B वेक्टर हो गया, यहाँ क्या हो गया, C और फिर डॉट C वेक्टर हो गया। तो देखो यही प्रूफ करना था कि ये वाली चीज जो है वो मेरी इसके बराबर आएगी। तो आज हम इतना ही करेंगे, यही हमें प्रूफ करना था। ज्यादा से ज्यादा ध्यान से देखिए, अगर कई बार हमें कोई क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आता तो उसको हमें दोबारा से रिपीट करके देखना चाहिए। रिपीट करके देखोगे इससे तो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।